नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द GK एकेडमी योर डिजिटल एडिफाई यूट्यूब चैनल में। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि जो लोग कंटिन्यूसली चैनल से जुड़े हुए हैं उन्हें पता है, हम आधुनिक भारत की पूरी सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें यह हमारा आज 5वां लेक्चर है। ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि भारत में किस प्रकार से यूरोपीय शक्तियों का आगमन हुआ, किस प्रकार से उसमें अंग्रेजी शक्ति ने अपने आप को स्थापित किया, किस प्रकार से उन्होंने भारत में अपने शक्ति का विस्तार किया, बंगाल को विजित किया। अब देखिए दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे भारत में ब्रिटिशर्स की आर्थिक नीतियों के बारे में। किस प्रकार से उन्होंने भारत में अपने आर्थिक हितों के लिए नए नए कानून और नीतियों को बनाया, किस प्रकार से उन्होंने लगातार लगान वसूलने के लिए तरह तरह की व्यवस्थाओं को जन्म दिया, जिसमें रैयतवाड़ी, महालवाड़ी और स्थायी बंदोबस्त प्रणाली मुख्य हैं। बारी बारी से इनके ऊपर हम बात करेंगे। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए। इसके मॉडर्न इंडिया के ख़त्म होते ही, आधुनिक भारत के ख़त्म होते ही हम लगातार जो हैं वो मध्यकाल, प्राचीन भारत, इसकी भी पूरी सीरीज़ करेंगे ताकि आपको नोटिफाई होता रहे। इस वजह से आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं। देखिए, आज जो हम बात करने वाले हैं वो ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी व्यवस्था के बारे में। देखिए, अंग्रेज़ों ने जब बंगाल को पहली बार जीता फाइनली 1764 के अंदर, तब अंग्रेज़ों को ये आइडिया नहीं था कि उनके हाथ में कितना बड़ा एक साम्राज्य लग गया है जिसका राजस्व कई गुना है। यानी कि अंग्रेज़ सिर्फ एक व्यापारी बन के आए थे, वो प्रशासक बन के नहीं आए थे। परंतु जैसे ही उनके हाथ में बंगाल का इतना बड़ा व्यापार और राजस्व लग गया तो उन्होंने इससे मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने की ही सोची। शुरुआत के अंदर उन्होंने ये बिल्कुल नहीं सोचा कि हमें एक प्रशासक की तरह व्यवहार करना चाहिए, कि ये हमारी प्रजा है, हम इनके शासक हैं। तो जिस प्रकार से एक शासक और प्रजा का संबंध होता है, अंग्रेज़ों ने उसका कभी भी पालन नहीं किया। उनका हमेशा जो फोकस था वो ये था कि किसी भी तरीके से जो है भारत से या उस समय तत्कालीन बंगाल से मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल लिया जाए, चाहे उस मैक्सिमम प्रॉफिट को कमाने के लिए अंग्रेज भारतीयों का कुछ बुरा भी कर दें तो उसको वो गलत नहीं समझते थे। वो इसको अपना अधिकार समझते थे कि हमने हमारी भुजा की शक्ति के बल पे इन पर कब्जा किया है, तो ये हमारा अधिकार है कि इनसे हम जो चाहे वो वसूलेंगे। तो देखिए, इसी क्रम में भारत में अंग्रेज़ों के बंगाल जीतने के बाद ही एक नया दौर भारत में शुरू हो जाता है, जिसे भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की संज्ञा दी गई। देखिए, भारत में ये ब्रिटिश उपनिवेशवाद जो है ये 3 चरणों में बांटा गया है। पहला चरण जो है वो वाणिज्यिक पूंजीवाद कहलाता है, जो 1757 से 1813 तक चला। अगर आप इन वर्षों के ऊपर ध्यान दें तो 1757 के अंदर प्लासी का युद्ध जीत लिया जाता है, जिसके बाद बंगाल के अंदर एक कठपुतली शासन की स्थापना कर दी जाती है। मीर जाफर, जिसको बंगाल का नया नवाब बनाया जाता है, वो वास्तव में अंग्रेज़ों की कठपुतली मात्र ही था। ऐसी स्थिति के अंदर अंग्रेज़ जो हैं उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बंगाल के इस कठपुतली शासक के माध्यम से अपने वाणिज्य को बढ़ाने का ही काम किया। किसी भी तरीके से बस उनका वाणिज्य बढ़ जाए। तो इस दौर के अंदर उन्होंने ब्रिटिशर्स के जो प्रमुख उद्देश्य थे कि भारत के व्यापार पर किसी तरह से एकाधिकार कर लिया जाए, राजनीतिक प्रभाव को स्थापित करके राजस्व की वसूली बढ़ाई जाए, कम से कम मूल्यों के ऊपर यूरोप की जो वस्तुएं हैं उन्हें खरीदना और भारत में अधिक से अधिक मूल्य पर बेचना, साथ ही साथ अपना कोई भी प्रतिद्वंदी है, चाहे वो विदेशी है चाहे वो देशी है, उसको यहाँ पे पनपने नहीं देना। अपना पूंजी निवेश करते करते उन्होंने भारतीय वस्तुओं को खरीदकर उसका यूरोप में निर्यात करना शुरू कर दिया। मतलब आप देखिए, वो यहाँ से बहुत ही सस्ती दरों पर खरीदते थे और उनको जो है यूरोप के अंदर ऊंचे दामों पर बेचते थे। भारतीय प्रशासन और न्यायिक व्यवस्था में उन्होंने छेड़छाड़ नहीं करी। आप ये दौर देखें तो जब तक वॉरेन हेस्टिंग्स नहीं आता है तो किसी प्रकार का कोई लिखित कानून नहीं था। तो भारतीयों के प्रशासन में, न्यायिक व्यवस्था में इन्होंने कोई प्रकार की, जिसको आप कह सकते हैं कि हस्तक्षेप, इन्होंने नहीं किया। कंपनी ने अपने आर्थिक कोष को लगातार बढ़ाने के लिए क्या किया कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये वाले जो प्रदेश थे, यहाँ की जितनी भी सालाना राजस्व आय थी उस पर धीरे धीरे पूरी तरह नियंत्रण कर लिया।
और अंग्रेजों की इन आर्थिक नीतियों के कारण भारत के जो कुटीर और हस्तशिल्प उद्योग थे उनको बहुत ही भारी नुकसान हुआ। साथ ही साथ अधिकांश जनता जो कि कृषि पर निर्भर रहने वाली थी उसको भी अंग्रेजों ने जो है आप समझिए कि बेसहारा छोड़ दिया, क्योंकि वो सिर्फ राजस्व वसूली पर ध्यान दे रहे थे। किसानों की मौलिक समस्याएं जैसे फसल का खराब हो जाना या फिर अकाल का पड़ जाना, उसके ऊपर इनका कोई ध्यान नहीं था। तो ऐसी स्थिति में भारत से धन का एक बहुत बड़ा भाग सीधा लंदन पहुंचा और ब्रिटिश इतिहासकार यहाँ तक कहते हैं कि बंगाल में ये जो 1757 से लेकर 1813 तक का जो काल था ये खुला तथा बेशर्म लूट वाला काल था। भारतीय इतिहासकार एक थे के.एम. पणिकर, उन्होंने इस समय अंग्रेजी राज्य को डाकू राज्य तक की संज्ञा दे दी। पर आप देखें तो हम पिछले चैप्टर के अंदर भारत के गवर्नर जनरल को डिस्कस कर चुके हैं। तो हमने बात करी थी कि वॉरेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस और जो आगे उनके गवर्नर जनरल आए उन्होंने लगातार जो है कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स किए, सुधार किए। तो ऐसी स्थिति में अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी, सिर्फ एक व्यापारिक कंपनी होने के रास्ते से अब थोड़ा सा अब चेंज हो रही थी। अब उन्होंने भारत के अंदर ही अपने उद्योग धंधों को स्थापित करना शुरू किया था। तो देखिए 1813 के बाद जो है इंग्लैंड के अंदर जो औद्योगिक क्रांतियां हुई थी उसी को ध्यान में रख के भारत में जो है उसके चरण की नीतियां बनाई गई। कहने का क्या मतलब है कि अब जैसे औद्योगिकीकरण के बाद इंग्लैंड में लगातार बड़े पैमाने पर तैयार वस्तुओं का उत्पादन हो रहा था तो उनको अब भारत के अंदर खपाने का काम चल रहा था। साथ ही साथ क्या है कि इस समय तक यूरोप में, पश्चिमी देशों में कई सारी नई खोजें हो चुकी थी, जैसे स्टीम इंजन की, पावर लूम की, ठीक है, और भी कई सारे ऐसे आधुनिक आविष्कार थे। उनको भी जो अंग्रेज है वो भारत में लेकर आए ताकि यहाँ पर अपने वाणिज्य और उद्योगों को वो बढ़ा सके। 1813 में एक चार्टर एक्ट इन्होंने पारित किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जिससे चाय और चीन से व्यापार को छोड़कर कंपनी का भारतीय क्षेत्र से व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया और ये पूरा के पूरा जो व्यापार था वो ब्रिटिश सरकार ने सीधा अपने हाथ में ले लिया। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, अब भारत कच्चे माल का निर्यातक और तैयार माल का आयातक बन के रह गया। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अब क्या है कि भारत के खर्चों में जो अतिरिक्त ऋण, ब्याज ये सब शामिल थे, इन सभी को अंग्रेज जो हैं वो भारतीय लोगों के पैसे से ही पूरा करते थे। यानी ब्रिटिश कंपनी द्वारा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो ऋण लिए गए हैं, जो उनको चुकाने हैं, ब्याज चुकाने हैं, उन सब की भी बोझ जो है वो भारतीय जनता पर ही डाला जाता था। ये हमें कभी पता भी नहीं चलता था। फिर देखिए इस दौर के अंदर आप अगर ये द्वितीय चरण में देखें तो मैं कह रहा हूँ औद्योगिक विकास हुआ और ब्रिटेन से, वेस्ट से जो भी नए नए उद्योग धंधे थे या नई नई खोजें थी वो भारत की तरफ शिफ्ट हुई। तो इसमें एक बड़ा शिफ्ट जो था वो टेलीग्राम प्रणाली और रेलवेज भी था। ये रेलवे ही आप समझिए कि रेलवे उस समय बहुत नई चीज़ थी और भारत में अंग्रेज़ों की वजह से वो बहुत जल्दी आ गई थी। हालांकि भारतीय लोगों के फ़ायदे के लिए कम और ब्रिटिश लोगों के फ़ायदे के लिए ज़्यादा आप कह सकते हैं कि रेलवे को भारत में लाया गया। आप ऐसा मत सोचिए कि रेलवे भारत में लाके अंग्रेज़ों ने बहुत बड़ा एहसान किया भारतीय लोगों पर, ऐसा नहीं था। रेलवे को या ये टेलीग्राम प्रणाली को या डाक प्रणाली को भारत में इंट्रोड्यूस करने का इनका पूरा के पूरा जो उद्देश्य था वो पूरी तरह से व्यापारिक और निजी हितों के लिए था, भारतीय हितों के लिए नहीं था। फिर देखिए 1858 में आपको पता हो तो 1857 की क्रांति के बाद जो है अब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है और अब कंपनी यहाँ से निकल जाती है और ब्रिटिश गवर्नमेंट सीधा सीधा या ब्रिटिश ताज जो है वो अपने या भारत का शासन सीधा अपने हाथ में ले लेते हैं। तो देखिए इसके बाद एक नया चरण शुरू होता है जिसे वित्तीय पूंजीवाद कहा जाता है। एक्चुअली इसमें क्या है, शोषण भारतीयों का अभी भी उसी तरीके से जारी था जैसा कि पिछले 2 चरणों में हुआ, परंतु अब क्या है कि भारत के अंदर क्योंकि अब ब्रिटिश सरकार डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट कर चुकी थी तो अब उन्होंने सीधा भारतीय प्रशासन के ऊपर भी ध्यान देना शुरू किया। ऐसी स्थिति के अंदर वित्तीय पूंजीवाद के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था पहले से ज़्यादा खोखली बनी।
ब्रिटिश, अब देखिए भारत को जब ब्रिटिश उपनिवेश घोषित कर दिया गया तो आप समझिए कि पूरे ब्रिटिश जितने भी उपनिवेश थे उनकी अर्थव्यवस्था को एक ही माना जाता था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी ब्रिटिश के एक उपनिवेश में अगर कोई गड़बड़ हो रही है, कोई क्षति हो रही है, या ब्रिटिश साम्राज्य को कोई क्षति हो रही है, तो हो सकता है कि वहां पर उस क्षति पूर्ति करने के लिए भारत से पैसा भेजा जाए। और ऐसा कहीं बार हुआ भी। मतलब आप समझिए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो बड़े बड़े उच्च अधिकारी थे, जो भारत में भी सर्विस देते थे, भारत से बाहर अफ्रीका के भी उपनिवेशों में, उत्तरी अमेरिका के उपनिवेशों में, दक्षिण अमेरिका के उपनिवेशों, जहाँ जहाँ भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वहाँ सब जगह अपने सर्विस देते थे। अब जब वो रिटायर हो जाते थे तो उनको पेंशन दी जानी थी, तो वो पेंशन का खर्चा भारतीय फंड में से निकाला जाता था। तो आप समझिए ये काल था जब ब्रिटिश उपनिवेशवाद वित्तीय पूंजीवाद के चरम पर था और यहाँ पर निचोड़ के भारतीय समाज से पैसा निकाला गया। परंतु अब अंग्रेज़ों ने जब भारत के अंदर पश्चिमी शिक्षा, पश्चिम के तौर तरीके इंट्रोड्यूस किए, उनको यहाँ पर लेके आए, तो अब लोगों को भी पश्चिम के तौर तरीके, वहाँ की डेमोक्रेसी, वहाँ के मानव अधिकार, मौलिक अधिकारों के बारे में समझ हुई और भारत में इसी वजह से राष्ट्रीय आंदोलन की नींव पड़ी। भाई आप जब तक ये नहीं समझेंगे कि मतलब ब्रिटेन के लोग हैं, उनके मूल अधिकार तो मूल अधिकार हैं, और जब भारत के मूल अधिकारों की बात करते हैं तब आपकी मानवता कहाँ चले जाती, ये क्वेश्चन अब उनके सामने खड़ा होने लगा था। तो देखिए ये था भारत में उपनिवेशवाद, है ना। इसीलिए आपने कई बार सुना होगा कि भारत जो है वो ब्रिटेन का उपनिवेश था। तो आप देखिए धीरे धीरे इन्होंने एक मात्र व्यापारिक कंपनी से भारत के ऊपर, इतने बड़े राज्य के ऊपर कब्जा करके इसे कई सालों तक गुलाम बना के रखा। बात करते देखिए अब इनको जो सबसे ज़्यादा पैसा मिलता था भारत में, इनका जो रेवेन्यू का कमाने का सबसे बड़ा तरीका था वो थी भूमि, यानी कि भूमि कर। भूमि के कर से इनको बहुत ज़्यादा फायदा होता था क्योंकि अधिकांशतः भारतीय जनता जो है वो किसान थी और ऑलमोस्ट हर भारत की भूमि क्योंकि उपजाऊ थी, तो हर प्रकार की वस्तु या जो भी कोई सामान होता है किसान वो उगाने में सक्षम थे, चाहे वो नील हो, अफीम हो, चाय हो, कॉफ़ी हो या कोई और आइटम। यानी कि जितने प्रकार की भी आप समझ सकते हैं कि जो वाणिज्यिक फसलें होती हैं वो सभी भारत में होती थी। तो ऐसी स्थिति में भारतीय किसानों से ये जो ऋण वसूलने का जो प्रोसेस था, इसका कोई प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए था। ये प्रॉपर सिस्टम लेके आया वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद जो आया कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग्स तो नहीं ला पाया था, कॉर्नवालिस लेके आया, है ना। तो ध्यान रखिएगा 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त या इसको जमींदारी व्यवस्था या आप इसे इजारेदारी की प्रथा भी कह सकते हैं, तीनों इसी के नाम है ना। इसके अंतर्गत इसने क्या किया कि भूमि और भूमि का जो भी मालिक था इसमें उसने ज़मींदार को माना। अब ये ज़मींदार कौन लोग थे? देखिए ज़मींदार वो लोग थे जो राज परिवार से संबंध रखते थे या फिर कोई ऊंचे ओहदे पर हुआ करते थे, उनकी ज़मीन थी और उसके ऊपर कई सारे जो मजदूर है, काश्तकार है, वो काम किया करते थे। तो स्थायी बंदोबस्त के अंदर इसने क्या किया, ज़मींदार को भूमि का मालिक मान लिया, है ना। और उसको मालिक मानते हुए जो भूमि से तुम्हारी टोटल जितना रेवेन्यू निकलेगा एक साल का, उस राजस्व का 10/11 भाग तुम कंपनी को दोगे और 1/11 भाग तुम स्वयं रखोगे। तो ऐसी स्थिति में क्या है, यहाँ पे एक बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी अंग्रेजों ने। उन्होंने जमींदारों को खुला छोड़ दिया कि तुम्हारी मर्जियाँ हो जितना तुम अपनी ज़मीन से, अपने किसानों से तुम अपना रेंट वसूल सकते हो, जितने किसान तुम्हारी ज़मींदारी के अंडर में आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु उसका एक फिक्स भाग, स्थायी भाग 10/11 हमको देना है। मतलब कोई 1000 रुपये का भी अगर मान लीजिए वहाँ से राजस्व ले रहा है तो भी 10/11 भाग, और अगर कोई 10 लाख रुपए का ले रहा है तो भी 10/11 भाग। पर क्योंकि जमींदार के ऊपर कोई प्रेशर नहीं था कि तुम्हारी ज़मीन ही 1000 रुपये राजस्व वाली है और तुम लोगों से 20-20 हज़ार रुपये का पूरा टोटल अगर राजस्व वसूल लेते हो, तो ये तो जनता के ऊपर जमींदार का अत्याचार था। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि ये ज़मींदारी व्यवस्था जो है, इसमें पहले तो क्या हुआ कि ज़मींदारों को लालच आया कि अपन तो अब कितना भी वसूल सकते हैं। नहीं तो पहले वाली व्यवस्थाओं में क्या था, राजतंत्र की व्यवस्थाओं में उन्होंने फिक्स कर रखा था कि इस लैंड से, क्योंकि इसका
इतना उपजाऊपन है तो फिक्स रेवेन्यू ही लिया जाएगा, रेवेन्यू को जमींदार खुद नहीं बढ़ा सकता था। पर यहाँ पे तो जो है इन्होंने इसको जमींदार को खुला छोड़ दिया। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि जमींदारों का लालच बहुत बढ़ गया और किसानों की भयंकर तरीके से शोषण होना पड़ा। कई कई बार क्या होता था कि जमींदार क्या करता था कि पिछली बार उसने कुछ वसूला है, इस बार उसने ज़्यादा बढ़ा के वसूला, पर अंग्रेज़ों को नहीं बताया कि तो अंग्रेज़ भी देखते थे कि पिछले रिकॉर्ड में यार इसने जो जितना जमींदार किसानों से वसूला था चलो उसका 10/11 दे दो। बट वास्तविकता क्या होती थी, जमींदार शायद उससे ज़्यादा वसूलता था पर आगे उनको बताता नहीं था। तो ऐसी स्थिति में क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी को भी घाटा हो रहा था। तो कॉर्नवालिस ने जब ये स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को ये लाया तो शुरुआत में इसने 10 वर्ष के लिए इसको लागू किया था। 1790 के अंदर इसने कहा था 10 वर्ष के लिए अपन लागू करेंगे। पर 3 साल बाद इसने कहा कि नहीं यार, ये स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को अपन को लंबे समय तक चलाना पड़ेगा, क्योंकि भू राजस्व संबंधी ऐसे जो मामले हैं ये कुछ समय में अपना परिणाम नहीं देते हैं, लंबे समय में अपना परिणाम देते हैं। तो कॉर्नवालिस जो है इसे स्थायी बंदोबस्त का जनक कहा जाता है, इसको आप जरूर ध्यान रखना। इसके बाद देखिए एक और बात हुई यहाँ पे, जिससे क्या हुआ, बहुत आपको मैं आगे वाले लेक्चर्स में बताऊंगा कि इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। देखो इन्होंने क्या किया, जमींदारों के साथ 1794 में, 93 के बाद 94 में एक और इन्होंने कानून बनाया, इसको सूर्यास्त का नियम कहते हैं। इस नियम के अंतर्गत अगर कोई जमींदार अपनी तय राशि का जो भाग है वो कंपनी के पास जमा नहीं करा पाता है तो उसकी ज़मींदारी को जब्त कर लिया जाएगा और उसकी ज़मींदारी को नीलाम कर दिया जाएगा। मतलब अंग्रेज़ों को सिर्फ ज़मींदार से कोई अटैचमेंट नहीं था। अगर ज़मींदार समय पर आके अपने हिस्से का राजस्व अंग्रेज़ों को जमा करा रहा है तो ठीक है, नहीं पहुँचे अगर तुम तो तुम्हारी ज़मीन जब्त कर ली जाएगी और उसे नीलाम कर दिया जाएगा। इस वजह से क्या हुआ कि जो पुराने रजवाड़े थे, राज परिवार, नवाब, इनसे संबंधित लोग थे, इनकी कईयों की ज़मीनें गई, क्योंकि उन्हें तो ज़मींदारी करना आता नहीं था। उनके मुंशी मुनीम वगैरह जो है वो किया करते थे। पर जब इस प्रकार से बहुत ज़्यादा सख्ताई हुई तो हालत बहुत ज़्यादा खराब हुई। कई लोगों की बंगाल के अंदर ज़मींदारी जो है वो जाती रही। तो ये देखिए था स्थायी बंदोबस्त। इसके बाद देखिए एक और व्यवस्था थी जिसको कहते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था। देखो रैयत का अर्थ होता है प्रजा, रैयत का मतलब किससे है, प्रजा से। इस व्यवस्था का जन्मदाता जो है वो थॉमस मुनरो तथा कैप्टन रीड को माना जाता है। देखो रैयत का मतलब हुआ क्या, प्रजा। इसका मतलब क्या है, अंग्रेज सीधा प्रजा से डील करते थे, कोई बिचौल या जमींदार टाइप का आदमी होता ही नहीं था। ये व्यवस्था जो है दक्षिण भारत में पहले लागू की गई थी। एक्चुअली क्या है, दक्षिण भारत में इसको लागू करने का एक कारण भी था। दक्षिण भारत के अंदर जो भूमि थी वहाँ पर ये जमींदारों वाला सिस्टम था नहीं। वहाँ पर क्या है, छोटे छोटे जो किसान थे वो अपनी भूमि के स्वयं मालिक थे। तो उत्तर से सीख लेते हुए, उत्तर मतलब ये मध्य भारत और बंगाल, उड़ीसा, बिहार, इन सब से सीख लेते हुए अंग्रेजों ने देखा कि यार एक तो जमींदारों को मजबूत नहीं बनाना है, दूसरा किसानों से डायरेक्ट डील करना है ताकि हमको पता रहे कि राजस्व की आय हो कितनी रही। तो अंग्रेजों ने यहाँ पर क्या किया कि किसानों से सीधा लगान वसूला। और जनरली आप देखिए तो एक किसान से लगभग उसकी उपज का 50% तक जो है अंग्रेज वसूल लेते थे। तो ये कोई अच्छी व्यवस्था ये भी नहीं थी। आप सोचो कि स्थायी व्यवस्था में कुछ भारतीय लोगों को नुकसान हो रहा था, इस वजह से रैयतवाड़ी अच्छी हो जाएगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों को ही फायदा होता था। देखो 1792 के अंदर सबसे पहले ये रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है ये बारामहल जिले में लागू की गई कर्नल रीड द्वारा, है ना। उसके बाद 1820 में इसे मद्रास में लागू किया गया। तब थॉमस मुनरो ने जो है इसको चलाने के लिए वहाँ के दक्षिण भारत के अंदर, मद्रास के अंदर जो है इसको चलाने के लिए उसको थॉमस मुनरो को वहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया। तो देखिए जो कैप्टन रीड है वो सबसे पहले 1792 के अंदर इसे बारामहल जिले में लागू करता है, पर 1820 में बड़े पैमाने पर जो है थॉमस मुनरो इसको मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर लागू करता है। उसके बाद मुंबई के कुछ प्रांतों के अंदर इसे लागू किया जाता है, दक्कन के कुछ प्रांतों के अंदर इसे लागू किया जाता है। मतलब आप समझिए कि लगभग भारत के 51% ब्रिटिश भारत के हिस्से पर ये रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है लागू हो जाती है। अगले प्रकार की देखिए जो एक और व्यवस्था थी उसे कहा जाता है महालवाड़ी व्यवस्था।
देखिए यहाँ महाल का शब्द जो है वो है एक पूरे गांव से। रैयत का अर्थ क्या था? सिर्फ एक प्रजा। महाल का अर्थ क्या है? पूरा के पूरा गांव। अब इसमें क्या हुआ कि जैसे ये पंजाब है, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर क्या है कि ज़मींदारों का प्रभाव ज़्यादा था। मतलब गांव के अंदर कोई ना कोई एक बड़ा आदमी ऐसा होता था जो पूरे के पूरे गांव के लिए मुखिया टाइप का होता था, सरपंच टाइप का होता था। तो इन्होंने क्या किया कि पूरे के पूरे गांव में एक एक आदमी की जमीन से डील करने की बजाय अंग्रेजों ने वो गांव का जो मुख्य आदमी है, जो मुखिया टाइप का व्यक्ति है, उसको पकड़ लिया कि भाई इस गांव की जिम्मेदारी तेरी है, हमको इस गांव से हर साल इतना रेवेन्यू चाहिए। अगर वो रेवेन्यू आता है, कैसे आता है, वो तुम्हारे लुकआउट। साथ ही साथ क्या है, अगर तुम्हारे गांव के अंदर कोई व्यक्ति अपना हिस्से का रेवेन्यू चुका नहीं पाता है तो तुमको यह अधिकार होगा कि तुम उसकी ज़मीन को जब्त कर लो। रैयतवाड़ी में क्या था कि अगर कोई अपनी कोई ज़मीन का रेवेन्यू नहीं चुका पाता था तो अंग्रेज सीधा उसकी ज़मीन जब्त कर लेते थे। मालवाड़ी में ये अधिकार जो गांव का मुखिया था उसको दे रखा था। ये व्यवस्था जो है ये हॉल्ट मैकेंजी द्वारा शुरू की गई थी। साथ ही साथ इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की लगभग 30% भूमि में महालवाड़ी व्यवस्था जो है लागू थी। इसने क्या किया, महालवाड़ी व्यवस्था में सेम वो जमींदारी वाला एक दोष था। इसने क्या किया, जो गांव के मुखिया थे उसको अधिक शक्तिशाली बना दिया। ऐसी स्थिति में वे किसानों को भूमि से बेदखल करने का, उनकी भूमि पे जबरदस्ती कब्जा करने का, इसके लिए वो स्वतंत्र हो गया। ऐसा कभी भी कर सकता था भाई, हर जगह पे थोड़ी अंग्रेज कोई पहुंच थोड़ी पाएंगे। इस वजह से सही बात करें तो ये व्यवस्था बहुत विफल साबित हुई थी। बट फिर भी देखिए महालवाड़ी व्यवस्था जो है ये पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और यहाँ के इलाकों से राजस्व की वसूली के लिए बहुत लंबे समय तक काम ली जाती रही। तो देखिए ये हुई स्थायी बंदोबस्त, जिसके अंदर क्या किया गया, जो पर्टिकुलर ज़मींदार थे उनको एक लंबे समय तक के लिए जनता से राजस्व वसूलने के लिए फ्री कर दिया गया। अंग्रेजों ने जो राजस्व की दर थी उसको कुल वसूली का एक निश्चित अनुपात फिक्स कर दिया। रैयतवाड़ी में क्या था, अंग्रेज सीधा डील कर रहे थे किससे, रैयत से यानी कि प्रजा से, और महालवाड़ी में अंग्रेज किससे डील कर रहे थे, गांव के मुखिया से। ये इसका मेजर डिफरेंस है और ये सवाल भी ऐसे ही आता है। अगर आपको बोले स्थायी बंदोबस्त कहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रचलित था तो आप बोलेंगे बंगाल, बिहार और ओडिशा। अगर आपसे पूछे कि रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ प्रचलित थी तो आप बोलेंगे बम्बई प्रेसिडेंसी, दक्कन और मद्रास प्रेसिडेंसी। अगर आपसे पूछे महालवाड़ी व्यवस्था कहाँ प्रचलित थी तो आप बोलेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और इसके आसपास के इलाके। ठीक है, तो देखिए ये थी स्थायी बंदोबस्त प्रणाली, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महालवाड़ी व्यवस्था। देखिए एक और मैंने इसमें ये ऐड किया है, जनरली ये आगे पढ़ाते हैं बट मैं यही बता देता हूँ आपको। ये है धन का निष्कासन या संपदा का निष्कासन, ड्रेनेज ऑफ वेल्थ का सिद्धांत। देखो ये सिद्धांत जो दिया था ये दिया था दादा भाई नौरोजी ने 1867 के अंदर। इन्होंने किताब लिखी थी द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। एक्चुअली क्या हुआ, अभी अपन आगे जब बढ़ेंगे तो अपन सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में भी बात करेंगे। उसमें क्या है कि भारत के अंदर अब ये जो 19वीं शताब्दी का दौर था, एक नया वर्ग बना जो, अगर अपन मैं सही बात कहूँ तो उसे बुद्धिजीवी वर्ग कहा गया। जो लोग अंग्रेजी शिक्षा दीक्षा में प्रकांड पंडित हुए, अंग्रेजी सीखी, अंग्रेजों की तरह तौर तरीके सीखे, अंग्रेजों के या पश्चिम के अंदर जो प्रचलित विचार थे उनको इन्होंने सीखा। ठीक है, पूंजीवाद के क्या पूंजीवाद क्या है, साम्यवाद क्या है, इन सब के बारे में इन लोगों ने जानकारियां प्राप्त करी। ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि भारत में दो तरह के वर्ग बन गए। बुद्धिजीवियों का ही वर्ग था, पर एक वर्ग जो था वो तो ये सोचता था कि अंग्रेज भारत के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भारत में देखो रेलवे लेके आए हैं, वो पोस्ट कार्ड का सिस्टम लेके आए हैं, टेलीग्राम लेके आए हैं और भी पता नहीं क्या क्या। तो अंग्रेज अगर बदले में हमारे से कुछ ले जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं। दूसरा ग्रुप था जो कहता था नहीं, अगर अंग्रेज भारत में इस प्रकार की अगर कोई चीज़ें कर रहे हैं तो वो सिर्फ अंग्रेज अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। हाँ ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से उसे भारत का उसमें भारतीय लोगों का कुछ फ़ायदा हो जाता है तो गलत नहीं। इसी में अंग्रेज़ों को सबसे पहली बार ये मुंह पर बोलने वाला कि तुम लोग भारत का भयंकर तरीके से शोषण कर रहे हो, वो थे दादा भाई नौरोजी।
इन्हें बकायदा ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर बहुत सम्मान की नज़र से देखा जाता था। इन्हें द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि भी दी गई थी। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन में यानी कि पार्लियामेंट में जाके भाषण पढ़ा था। तो ये बहुत बड़े व्यक्ति थे। इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, देखिए, इन्होंने दादा भाई नौरोजी ने कहा कि अंग्रेज भारत से लगातार पैसा जो है अपने देश लेके जा रहे हैं, इस वजह से भारत लगातार गरीब हो रहा है। देखो, धन निष्कासन का जो सिद्धांत है, इसका मूल क्या था कि अब तक भारत में भले ही विदेशी लोगों ने शासन किया, चाहे दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने किया, चाहे मुगल्स ने किया, पर वो सभी जो हैं भारतीयों से पैसा वसूलते जरूर थे, परंतु उसका इन्वेस्टमेंट जो है वो वापस भारत में ही करते थे। वो किसी और देश में संपदा को नहीं ले जाते थे। परंतु अंग्रेज जो लगातार यहाँ से जिस तरीके से, चाहे व्यापार हो, चाहे लगान की वसूली हो, चाहे आयात और निर्यात हो, उन सभी में सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन का फायदा देखते हैं और किसी का नहीं देखते हैं। इस वजह से भारत की संपत्ति को निचोड़ कर ये ब्रिटेन की तरफ लेके जा रहे हैं। इसे ही धन निष्कासन का सिद्धांत कहा गया। आप देखें तो ये कुछ फैक्ट इन्होंने दिए हैं कि 1757 में बंगाल से संपत्ति के पलायन का सूत्रपात हुआ। कंपनी के व्यापारिक लाभ के अतिरिक्त ब्रिटिश अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने सन 1758 से 1765 के बीच 60 लाख पाउंड स्वदेश भेजे। कोई रोक टोक नहीं थी इस समय। 1765 में दीवानी समाप्त हो जाने के बाद भी भारतीय नवाबों, राजाओं से प्राप्त धन से भारतीय वस्तुओं को खरीदकर इन्होंने वेस्ट के अंदर, पश्चिम के अंदर भेजना शुरू किया। तो आप समझिए कि ये क्या कहता है कि 1765 से लेके 1770 तक कंपनी ने वस्तुओं के रूप में, पैसा नहीं है, वस्तुएं, मूल्यवान वस्तुएं, मूर्तियां वगैरह, इसके रूप में 40 लाख पाउंड की रकम जो है, या पूरे बंगाल का 33% राजस्व ब्रिटेन को भेज दिया। भारत से जो स्वदेश जाने वाले अंग्रेज थे, उनका एक ही एजेंडा होता था, किसी भी प्रकार से भारत से धन जमा करके अपने देश जाया जाए ताकि अपन आराम से फिर जिएंगे। कंपनी ने बाजार पे एकाधिकार स्थापित कर लिया। जितने भी भारतीय हथकरघे थे उन्हें समाप्त कर दिया। उन्हें फोर्स किया गया, घर पे कोई काम नहीं करेगा, हमसे ही माल खरीदेगा, हमारे ही फैक्ट्रियों में आके काम करेगा, नहीं तो तुम्हें काम करने नहीं दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में भारत की शिल्पकला, काश्तकारी, बुनाई उद्योग और कई सारे उद्योगों को भारी नुकसान हुआ। आप समझिए कि ये कोई, हम लोग बोलते हैं तो हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि हम अंग्रेज़ों के गुलाम रहे, तो हमारा एक गुस्सा है कि अंग्रेज़ों ने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया, ऐसा नहीं है। अब देखिए, लॉर्ड एलनबरो जो खुद ब्रिटिश संसद के अंदर एक माननीय सदस्य थे, उन्होंने स्वीकार किया कि भारत से हर वर्ष 20 से 30 लाख पाउंड ब्रिटेन भेजा जाता है। ये बात सही थी। दादा भाई नौरोजी ने 1867 में अपनी किताब में लिखा कि भारत के कुल राजस्व का 25% इंग्लैंड जा रहा है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मद्रास के अध्यक्ष ने कहा कि हमारी व्यवस्था बहुत कुछ स्पंज की तरह काम करती है, जिससे गंगा के तट से अच्छी चीज़ों को सोख लिया जाता है और थेम्स नदी के किनारे उसे निचोड़ा जाता है। लंदन शहर थेम्स नदी के किनारे स्थित है। हालांकि इनके विचारों का विरोध भी बहुत हुआ है दादा भाई नौरोजी के सिद्धांत का, जिसमें ज़्यादातर पश्चिमी इतिहासकार हैं। तो दोस्तों, ये था एक धन निष्कासन का सिद्धांत, धन बहिर्गमन का सिद्धांत, संपदा के निष्कासन का सिद्धांत। कभी भी ये शब्द आ जाए तो देखिए इस सिद्धांत को देने वाला व्यक्ति कौन था, ये थे दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी ने ये भी कहा था कि इस समय भारतीयों की प्रति व्यक्ति आय मात्र 20 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष थी। प्रति वर्ष, आप समझ रहे हैं, बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, ठीक है। मतलब भारतीय बहुत ज़्यादा गरीब हो गए थे। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा समाप्त होता है भारत में ये ब्रिटिशर्स की जो आर्थिक नीतियाँ थी वो चैप्टर। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसको आप चाहें तो याद रख सकते हैं। कुछ फैक्ट्स हैं, जनरली कभी पूछ लें तो, जैसे वो तो पीछे से, तो हालांकि मैं पीछे बोल चुका हूँ, बट फिर भी आप ध्यान रखिएगा। जैसे महालवाड़ी व्यवस्था भारत के कुल 30% भाग में, स्थायी बंदोबस्त 19, और रैयतवाड़ी जो है वो 51% भाग में जो है वो प्रचलित थी। और सूती कपड़ों की मिलें जो हैं, वो पहली मिल जो है 1853 में डाली गई। 1907 में ये टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई, है ना। टाटा हाइड्रो और इलेक्ट्रिक पावर कंपनी ये जो 1910 में हुई,
इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग इंजीनियर्स, ये 1916 में आया। एक्चुअली ये सब क्या हैं, 1900 के बाद है ना कुछ भारतीय व्यापारी जो थे उन्होंने हिम्मत दिखाई और अंग्रेज़ों के भयंकर तरीके के कानूनी दांव पेचों के बाद भी उन्होंने भारतीय इंडस्ट्रीज़ की स्थापना की। तो ये कुछ नाम हैं जिन्होंने उस समय, जैसे डाबर हैं, इन्होंने ये सूती वस्त्र की मिलें लगाई थी। ये टाटाज हैं, इन्होंने जो हैं ये स्टील, आयरन और इसके अंदर काम किया था। तो कुछ फैक्ट है इनके बारे में, आप थोड़ा देख लेना। तो दोस्तों ये हमारा लेक्चर था भारत के अंदर ब्रिटिश नीतियाँ, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी और जो हमारी व्यवस्थाएं थी स्थायी बंदोबस्त की, उसके बारे में। तो यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे भारत में धार्मिक सामाजिक आंदोलन के बारे में। बड़ा इंटरेस्टिंग है वो भी, तो आप लगातार जुड़े रहिए। कोई क्वेश्चन है आपका, कोई कमेंट है और कुछ पूछना चाहते हैं, डिस्कशन करना चाहते हैं, तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगा। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए चैनल से। धन्यवाद।